अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि ये कायनात किस तरह से बनी है? किस तरह से आप अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, जब आप उनको देखते हो तो उनको देख के आपको कैसा लगता है कि ये चीज़ें कैसे बनी होंगी? मिसाल के तौर पर, अगर आप कभी ज़मीन से किसी पत्थर को उठाओ और उस पत्थर को कभी आपने गौर से देखा हो, उस पत्थर से आपको क्या लगता होगा कि किन चीज़ों से बना होगा, इसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं? आज का जो टॉपिक है इसी चीज़ के बारे में है। इसी चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से इस कायनात की हर चीज़ जो है वो बनी है। और ये जो हर चीज़ की हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से वो बनी है, वो बेसिकली केमिस्ट्री की ही एक सबसे जो मेन टॉपिक है जिसे हम पढ़ेंगे। और इस टॉपिक को समझने के बाद आप लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और ये मैं समझता हूँ कि केमिस्ट्री का एक ऐसा लेक्चर होगा जिससे आपकी केमिस्ट्री की जो बुनियाद है वो बड़ी मजबूत हो जाएगी। इस टॉपिक के अंदर हम ए टू जी देखेंगे किस तरह से एक एटम बनता है, उस एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं और उन तमाम की तमाम चीज़ों को किस तरह से आपस में इस तरीके से मिलाया गया है कि वो एक बेहतरीन तरीके से एक आलाकार बने। इस चीज़ को हम देखेंगे आज, किस तरह से मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स हैं, किस तरह से वो आपस में मिलते हैं, किस तरह से वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री के अंदर, जो आज हम शुरू करने वाले हैं, वो है एटम के बारे में। क्या आपने कभी एटम के बारे में सुना है? एटम क्या होता है? अगर आपको एटम के बारे में बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है, एटम के बारे में आप नहीं जानते, तो आज का ये लेक्चर सुनने के बाद आपके तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एटम होता क्या है? एटम किस तरह से दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है? बॉन्डिंग किस तरह की होती है? शेल्स क्या होते हैं? सब शेल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से रिवॉल्व होते हैं? किस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? इन तमाम चीज़ों का जवाब आज आपको इस लेक्चर के अंदर मिलेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ कि अगर हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को देखें, जैसे मिसाल के तौर पर आपने एक लोहे का टुकड़ा उठाया ज़मीन से। अब उस लोहे के अंदर वो तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ एटम्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं और फिर जाके आपको वो मिलती नज़र आती हैं। इसके अलावा आपने सिल्वर देखी होगी, आपने कैल्शियम जो है, मार्बल आपने वो देखे होंगे। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये एटम्स पर मुश्तमिल होती हैं। आज हम एटम्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एटम होता क्या है। अगर हम एटम की बात करें, एटम किसी भी एक एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसे हम कहते हैं एटम। ये ऐसा पार्टिकल होता है जिसको मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता। मजीद तकसीम ये एक पुराना इसका कॉन्सेप्ट था। अगर हम बात करें एटम के बारे में, तो एटम बेसिकली मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इसके अंदर जो बुनियादी तौर पे पार्टिकल्स होते हैं वो तीन होते हैं, जिनके नाम मैं अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखूंगा और इनके बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। पहला जो एटम जो पार्टिकल है इसके अंदर वो होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ये तीन तरह के बुनियादी तौर पर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं एक एटम के अंदर। इन तीन पार्टिकल्स की वजह से एक पूरे का पूरा एटम बनता है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो एक एटम किस तरह से दिखाई देता है? एक जो एटम होता है, एटम के जो सेंटर वाला पोर्शन होता है, इस सेंटर वाले पोर्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियस। सेंटर पोर्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर दो बुनियादी पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, जिनका नाम है प्रोटॉन और दूसरे का नाम होता है न्यूट्रॉन। ये पार्टिकल्स एटम के सेंटर में मौजूद होते हैं और सेंटर वाले पार्ट का नाम क्या है? सेंटर वाले पार्ट को हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अलावा अगर आप देखो, इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द आपको सर्कल्स नजर आ रहे हैं। इन सर्कल्स को हम कहते हैं ऑर्बिट्स
या हम इनको कहते हैं शेल्स। इन्हें हम कहते हैं ऑर्बिट्स या फिर ये होते हैं शेल्स। इन ऑर्बिट्स शेल्स के अंदर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें इन पार्टिकल्स की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बेसिकली एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसा पार्टिकल होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। अब हम इसकी एक मेन कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। एक एटम जो है बेसिकली वो एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। यहाँ पे मैं एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो। तो अगर हम बात करें एज अ होल एक एटम की, तो एक एटम के ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है? अब हमने बात की थी एक एटम के अंदर तीन तरह के पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, प्रोटॉन्स मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉन, इनकी भी खास फिक्स इनकी क्वांटिटी होती है। प्रोटॉन्स की बात करें, इनका भी एक फिक्स नंबर होता है। मिसाल के तौर पर पीरियोडिक टेबल के अंदर एक एलिमेंट है जिसका नाम है कार्बन। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद है। एटम को समझने के लिए हम कार्बन की एग्जांपल को थोड़ा सा देखेंगे। अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन के जो एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि एटॉमिक नंबर क्या चीज़ होती है? एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ये दो तरह के कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे केमिस्ट्री के अंदर। एटॉमिक नंबर कहते हैं किसी भी एक एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का? एटॉमिक नंबर है 6। इसका मतलब क्या है कि एक कार्बन के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद कितनी होती है? प्रोटॉन की तादाद होती है 6। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, या जैसे मैंने आपको पहले एक स्टेटमेंट में बताया है कि एटम बेसिकली एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। अब न्यूट्रल पार्टिकल एटम इस वजह से होता है क्योंकि किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 6। तो न्यूट्रल होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी कितने होंगे? 6 होंगे। अब हम थोड़ा सा इसको मजीद आगे चलते हैं। अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, इस डायग्राम को अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो सेंटर वाला पार्ट होता है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस जो है इसके अंदर प्रोटॉन्स मौजूद हैं और न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं, और जो बाहर शेल्स हैं, इन शेल्स के अंदर मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब एक एटम के इर्द गिर्द कितने शेल्स होंगे, उन शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसके बारे में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। अभी हम थोड़ी देर में इसके ऊपर आएंगे। इसके लिए एक फार्मूला होता है 2n²। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो n वैल्यू है ना, n बेसिकली यहाँ पे नंबर ऑफ शेल बता रहा है, ये शेल का नंबर बताता है। मिसाल के तौर पर ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर है फर्स्ट शेल। इस फर्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, अगर आपने ये फाइंड करना हो तो आपके लिए फार्मूला है 2n²। मिसाल के तौर पर अगर मैं देखना चाहता हूँ कि पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी? 1। इस फार्मूले में अगर ये वैल्यू मैं पुट करूँ तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो 1 का क्या बन जाएगा? स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर होता है 1, और 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 2। अब यहाँ पे जो 2 आंसर आया है ये बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि
किसी भी एटम के जो फर्स्ट वाला शेल होता है उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं। अब हम वापस आते हैं अपनी एग्जांपल की तरफ। जैसे हमने बात की थी, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। एटॉमिक नंबर 6 होने का मतलब है कि इसके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद भी 6 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अंदर कितने हैं? 6 हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अब इन 6 में से 2 तो हमने अकोमोडेट कर दिए, अब पीछे कितने बचे? पीछे इलेक्ट्रॉन बचे 4। अब हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है सेकंड शेल के अंदर। अब सेकंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हमें इस चीज का आइडिया नहीं है। ये हम कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास सेम वही फार्मूला है, हम इसको सेकंड शेल के लिए भी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अब सेकंड शेल के लिए हमने फाइंड अगर करना है तो फार्मूला सेम उसी तरीके से हम यूज करेंगे, 2n²। यहाँ पे जो n की वैल्यू है अब कितनी बन जाएगी? 2 बन जाएगी, क्योंकि हमारे पास शेल कौन सा है? अभी सेकंड शेल है। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 8। इस 8 का मतलब ये है कि सेकंड शेल के अंदर मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं वो है 8। लेकिन अगर हम अपनी एग्जांपल को देखें तो एग्जांपल के अंदर तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, अभी भी हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैक्सिमम सेकंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 8 आ सकते हैं। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद हैं हम इसकी यहाँ पे फिलिंग कर देंगे। अब यहाँ पे एक सवाल बनता है, यहाँ पे एक सवाल बनता है कि हम ये सारा काम कर क्यों रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग इन शेल्स के अंदर हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने की जरूरत पड़ रही है? तो इसका आंसर ये है कि हर जो एलिमेंट है, हर एलिमेंट वो स्टेबिलिटी चाहता है, और स्टेबिलिटी का केमिस्ट्री के अंदर इसके 2 रूल्स हैं। एक को हम कहते हैं ऑक्टेट रूल और एक को हम कहते हैं डुप्लेट रूल। ऑक्टेट रूल वो एलिमेंट्स फॉलो करते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन, हीलियम। अब ऑक्टेट का मतलब क्या है? ऑक्टेट का मतलब होता है, ऑक्टा का वर्ड यूज, ऑक्टेट का जो वर्ड है ये निकला है ऑक्टा से। ऑक्टा का मतलब होता है 8। अब डुप्लेट के अंदर अगर किसी भी वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो वो एटम भी क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। अगर किसी भी एटम के वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो वो भी एलिमेंट क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। अब एलिमेंट्स जो है अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो हमने यहाँ पे एग्जांपल ली है कार्बन की, तो इसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? इसके वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में मौजूद नहीं है तो ये कार्बन इसके वैलेंस शेल के अंदर क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है ये अनस्टेबल होगा, ये अनस्टेबल होगा। अब इसको स्टेबल होने के लिए क्या करना होगा? इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। या तो ये क्या करेगा, किसी से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा ताकि इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, या तो फिर ये क्या करेगा कि दूसरे एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा। जब इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तब क्या होगा हम उसको थोड़ा सा बाद में देखते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को ये आइडिया क्लियर हो जाना चाहिए कि किस तरीके से वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। समझने के लिए एक और हम एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे मैंने कार्बन की एग्जांपल ली, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम की। सोडियम की जो सिंबल है वो होती है Na। अब जो सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। अब एटॉमिक नंबर 11 होने का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर जैसे मैंने आपको पहले बताया, एटॉमिक नंबर 11 होने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो कितने हैं? 11 है। एटॉमिक नंबर का मतलब यही होता है ना। इसी तरीके से हमने ये भी बात की है कि एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। न्यूट्रल पार्टिकल होने का मतलब क्या है? जितने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन्स भी होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसका मतलब क्या हुआ? अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 तो प्रोटॉन की तादाद भी इतनी है, और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होगी? अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की बात करें
तो ये है इसका न्यूक्लियस। जैसे कि हमने बात की थी, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और होते हैं न्यूट्रॉन्स। अब इसका जो फर्स्ट शेल है, जैसे कि हमने फार्मूले से पहले देखा था कि पहले शेल के अंदर मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करते हैं वो हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। वो आपने इसी फार्मूले से हमने इस चीज को कैलकुलेट किया था। सेकंड शेल के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करते हैं, जैसे कि हमें पता है एटॉमिक नंबर है 11, 2 इलेक्ट्रॉन की पहले शेल में फिलिंग हो गई, अब पीछे बचे 9 इलेक्ट्रॉन्स। अब दूसरे शेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। अगर हम बात करें थर्ड शेल की, तो थर्ड शेल के लिए हमने जो फार्मूला लगाना है, अगेन 2n²। अब ये 2n² है, अगर हमने n की वैल्यू यहाँ पे 3, क्योंकि अब हमने तीसरा शेल यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम n की वैल्यू कितनी लेंगे? 3 लेंगे। अब हम देख लेते हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं। तो हम इसी फार्मूले में अगर हम वैल्यू पुट करें तो n की वैल्यू होगी 3, 3 का हो जाएगा स्क्वायर। सो 2 3 का स्क्वायर क्या होता है? इस 3 स्क्वायर का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये आंसर आएगा 9। और इसके अंदर मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो कितने आ सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन इसमें अकोमोडेट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन की तो फिलिंग हो गई। अब हमारे पास बचा है 1 इलेक्ट्रॉन, तो हम उस 1 इलेक्ट्रॉन को इस थर्ड शेल के अंदर अकोमोडेट करते हैं। अब अगर हम देखें तो क्या ये एटम स्टेबल है? जैसे कि हमने बात की थी स्टेबिलिटी रूल की, तो स्टेबिलिटी रूल क्या होता है कि या तो वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो जो कि सिर्फ 2 एलिमेंट्स ही ओबे करते हैं, जो स्टार्टिंग एलिमेंट्स, या तो ऑक्टेट रूल वो ओबे करते हैं। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। अगर हम इस वैलेंस शेल की बात करें, वैलेंस शेल कहते हैं सबसे लास्ट शेल को, ठीक है? वैलेंस शेल होता है सबसे लास्ट वाला शेल, इसे हम आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं। अब इस वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं क्या ये एलिमेंट स्टेबल है? अगर ये स्टेबल नहीं है तो इसके वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कर सकता है? अब इस एलिमेंट के पास 2 पॉसिबिलिटीज बन सकती है। या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी और एलिमेंट से ले ले, तब ये स्टेबल हो सकता है, ताकि इसके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएं? 8 पूरे हो जाएं। या तो फिर ये क्या कर सकता है कि अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये किसी दूसरे एलिमेंट को डोनेट कर दे। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट को डोनेट करेगा, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जब खत्म हो जाएगा, ये शेल यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वैलेंस शेल की बजाय जो अंदर वाला शेल है ये वैलेंस शेल कंसीडर होगा, और वहां पे ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फिर ये क्या कर लेगा? स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। स्टेबिलिटी के लिए आप एक रूल को हमेशा जहन में रखें, कोई भी जो एलिमेंट है उसका जो एटम है, एटम के अंदर वैलेंस शेल के अंदर या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब वो अपना 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, लूज करेगा, या तो दूसरे एलिमेंट्स के साथ, एटम्स के साथ शेयर करेगा। तो इस केस के अंदर क्या होगा? ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। इस तरीके से आप इन एलिमेंट्स को स्टडी कर सकते हैं, इस एटम को। सेकेंडली, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि किस तरह से मुख्तलिफ एलिमेंट्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने एक बात की सोडियम की, जो कि एटॉमिक नंबर है इसका 11, और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। सेकेंड एलिमेंट जिसकी हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, अब किस तरीके से एटम जो है वो बॉन्ड बनाते हैं। अब जो बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स जो है वो बुनियादी तौर पे 2 तरह के बॉन्ड बनाते हैं, 3 तरह के बनाते हैं। मेटेलिक बॉन्ड भी होता है वैसे तो, लेकिन हम यहाँ पे जो मेन जिन बॉन्ड्स के साथ आप फेमिलियर होंगे उसमें हम उनकी बात करेंगे। आयनिक बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, या तो फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली शिफ्ट होता है। एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, दूसरा जो एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। सेकेंडली, अगर इलेक्ट्रॉन लूज या गेन ना हो तो वो एटम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। वो एटम्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। शेयरिंग से भी क्या होगा? दोनों एटम्स जो है वो स्टेबिलिटी गेन करते हैं।
इस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और अगर एक ही एटम दो के दो इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को शेयर करते हैं तो ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का पेयर दूसरे एटम के साथ शेयर किया जाता है। वो एटम जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है उसे हम एक्सेप्टर कहते हैं, और जो डोनेट कर रहा होता है उसे हम डोनर कहते हैं। यहाँ तक है आज का एक टॉपिक हमारा। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आई होगी। इस टॉपिक के रेलिवेंट अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका पर वक्त और टाइमली आपको उसका जवाब दे सकूँ। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आपके साथ हमारा ये ताल्लुक जो है ये बना रहेगा, और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। मज़ीद चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।